वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग डैम्पिंग एंड रेजोनेंस में रेजोनेंस इंट्रो पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो व्हाट इज रेजोनेंस? तो देखो, जब भी कोई पार्टिकल या मास जो है वो ऑसिलेशन कर रहा होता है तो किसी फ्रीक्वेंसी पे कर रहा होता है, ठीक है। और उसी से एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है ओमेगा, ठीक है, जो कि 2 पाई एफ होती है। अब रेजोनेंस कब होगी? हमने दो केस पढ़े, एक फ्री ऑसिलेशन का और एक फोर्स्ड ऑसिलेशन का, ठीक है। फोर्स्ड ऑसिलेशन में हम लोग कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं जिसके कारण से उसमें ऑसिलेशन डेवलप होता है और वो किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करना शुरू करता है, जो कि फोर्स्ड ऑसिलेशन के कारण होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसे फ्रीली छोड़ दिया जाए और तब जिस ओमेगा से या एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो सिम कर रहा हो या ऑसिलेशन कर रहा हो, वो कुछ और हो सकती है, राइट। वही बात लिखी है कि रेजोनेंस अकर्स व्हेन a system is driven by an external periodic force at its natural frequency। उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर का एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स देके उसमें जो है ओमेगा डेवलप किया जाए, जो कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जस्ट बराबर हो या जस्ट उसके क्लोज हो, ठीक है, वेरी क्लोज भी हो सकती है। तो उस तरीके के फ्रीक्वेंसी को या उस केस को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है ऑसिलेशन का, बिकॉज वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, कोई डैम्पिंग होगी नहीं उसमें, ठीक है। बिकॉज हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन लेते थे एक केस में, जब हम लोगों ने एक पीरियोडिक फोर्स लिया एक्सटर्नल एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। एक पार्टिकल पे लेट्स सपोज एम मास का है जो कि किसी स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये पीरियोडिक फोर्स एफ जो है इस पे लग रहा है, ठीक है, ये पीरियोडिक है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो ये एम मास जो है ऑसिलेट करना शुरू कर जाएगा इस स्प्रिंग के साथ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। लेकिन ये अगर ओमेगा जो हो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी कि अगर इसे हैंग कर दिया जाए और ये ऑसिलेट करना शुरू कर जाए नेचुरली, तब इसमें जो ओमेगा होगा वो इसके गिवन ओमेगा के जस्ट बराबर हो, तो उस केस में इसमें रेजोनेंस हो जाती है। और उस केस में ये अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में होता है, ठीक है। तब जो एम्पलीट्यूड इसमें होता है वो अपना मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। डैम्पिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बिकॉज हम लोग ये नहीं अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कोई एयर फ्रिक्शन है या नहीं है, एनर्जी लॉस हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज पक्की है कि एम्पलीट्यूड जो होगी मैक्सिमम होगी इस केस में। जैसे रेजोनेंस की केस तुम एसी सर्किट में देख लो, जहाँ पर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, इंपिडेंस मिनिमम हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाता है। वैसे यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। ऐसे ही साउंड के केस में भी होता है। साउंड केस में जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचता है तो उसमें लाउड साउंड या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का साउंड पहुंचता है, ठीक है। तो ये सब एनालॉजिकल है तीनों केसेस, ठीक है। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी फॉर ए मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए? हम जानते हैं, अगर जैसे अभी हमने केस देखा, एक मास है जो कि एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, एम पे जो पीरियोडिक एम में अगर कोई ऑसिलेशन डेवलप हुई और वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी में अगर, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो अंडर रूट के बाई एम होती है। ये हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। वैसे ही सिंपल पेंडुलम के केस में अगर स्मॉल एंगल का ऑसिलेशन हो रहा है, सिंपल पेंडुलम का केस है, थीटा स्मॉल है, ठीक है, ये ऑसिलेट कर रहा है मीन पोजीशन के अबाउट पेंडुलम, एम मास का है और एल लेंथ का है, तो अंडर रूट जी बाई एल इसमें ओमेगा नॉट होती थी। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होंगी इन दोनों केसेस में, ठीक है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द सिस्टम लाइक्स टू ऑसिलेट। इसमें ये ऑसिलेट करना चाहते हैं ये सिस्टम, ठीक है। लेकिन अगर इनमें कोई एक्सटर्नल फोर्स पीरियोडिक लगा दिया जाए इनके बॉब में, इनके मास में, तो ये फिर उन फ्रीक्वेंसीज पे ऑसिलेट करना शुरू कर जाएंगे जो इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो होती है जिनमें ये काफी कंफर्टेबल होते हैं ऑसिलेट करने में, ठीक है। अब कंडीशन फॉर रेजोनेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओमेगा जो होना चाहिए ओमेगा नॉट के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वो उसकी ओमेगा नॉट यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, तभी रेजोनेंस होगी और तभी क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो डैम्पिंग का केस, लो डैम्पिंग अगर है, देखो मैंने बताया था ना कि डैम्पिंग हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो डैम्पिंग के दो केस होंगे, या तो लो डैम्पिंग होगी या तो हाई डैम्पिंग होगी। अगर डैम्पिंग लो होगी तो उस केस में रेजोनेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, शार्प और हाई पीक मिलेंगे। लो डैम्पिंग है तो जाहिर सी बात है एनर्जी बहुत कम लॉस हो रही है, तो हमें शार्प हाई पीक के एम्पलीट्यूड मिल सकते हैं, ठीक है। अगर डैम्पिंग ज्यादा है तो ब्रॉड मिलेगा एम्पलीट्यूड, बिकॉज एनर्जी लॉस ज्यादा हो जाएगा। देखो अगर एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाए ओमेगा के साथ, तो ये पीक मिलेगा हमें एट दिस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, बिकॉज इसी ओमेगा नॉट पे या नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जो फोर्स फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर रही है, उस पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एसएचएम का। और ये मिलता है हमें कब, जब लो डैम्पिंग होती है तब, बिकॉज एनर्जी लॉस जो हो रहा है इस केस में कम हो रहा है। और अगर यहाँ पर हम लोग आ जाएं, यहाँ पर एम्पलीट्यूड का हमने जो है बनाना है वर्सेस ओमेगा एट हाई डैम्पिंग,
हाई डैम्पिंग केस में एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है, हाई डैम्पिंग केस में एनर्जी लॉस इज मोर, ठीक है। व्हेन एनर्जी लॉस इज मोर देन उन उस केस में ब्रॉडर ग्राफ होगा। ब्रॉडर ग्राफ क्यों क्यों कह रहे हैं? बिकॉज एम्पलीट्यूड तो कम हो ही जाएगा, बिकॉज एनर्जी लॉस ज़्यादा हो गया तो ओमेगा नॉट पे, एट ओमेगा नॉट पे क्या होगा? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये, या फिर जो ये ओमेगा नॉट ओमेगा के बराबर होती है, तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अगर हाई डैम्पिंग हो रही है तो एनर्जी लॉस ज़्यादा है, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ऑल्दो अपना तो मैक्सिमम होगा ही, बिकॉज रेजोनेंस का केस यहाँ भी हो रहा है, अपने केस में तो मैक्सिमम होगा ही होगा, लेकिन कंपेयर टू दिस वन लो डैम्पिंग से कम ही रह जाएगा, ठीक है, और पीक लो रह जाता है। तो मोर डैम्पिंग मीन्स लेस ड्रामेटिक रेजोनेंस। हाँ, रेजोनेंस जो रहेगा इसमें भी है, दोनों में ही है, लेकिन यहाँ पर पीक ज्यादा मिल रही है, यहाँ पीक कम मिल रहा है, ब्रॉडर हो जा रहा है, ठीक है। लेस ड्रामेटिक रेजोनेंस या लेस रेजोनेंस कह सकते हो। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से? एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है दोनों केस में, चाहे लो डैम्पिंग हो चाहे हाई डैम्पिंग। फेज डिफरेंस 90 का होता है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी। फेज डिफरेंस किसके बीच में कहा जा रहा है? देखो, फेज डिफरेंस हम जानते हैं, जब दो वेक्टर्स की बात होती है, दो फेजर्स की बात होती है, तब 90 डिग्री, तब एंगल आता है उनमें, फेज डिफरेंस, राइट। अब फेज डिफरेंस 90 डिग्री कहा गया है, तो एम्पलीट्यूड एक तो दिख रहा है हमें, उसको हम फेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक होती है फ्रीक्वेंसी, वो भी तुम फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उनके बीच में एंगल रहता है 90 का। विदाउट डैम्पिंग एम्पलीट्यूड जो है इन्फानाइट रहेगी, बिकॉज डैम्पिंग अगर है ही नहीं तो एम्पलीट्यूड वो बढ़ता चला जाएगा, लौटेगा ही नहीं, ठीक है। वो आइडियल केस है, लेकिन अगर डैम्पिंग होगी तो एम्पलीट्यूड फाइनाइट होगा। रेजोनेंस कर्व कैसा होता है? ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। पीक अकर्स नियर ओमेगा नॉट, हम अभी देख चुके हैं, और विड्थ ऑफ द पीक जो होती है वो मेजर ऑफ डैम्पिंग होती है। यहाँ पर जो तुमने देखा, ये विड्थ है, यहाँ विड्थ ज्यादा है, यहाँ विड्थ कम है, ये डैम्पिंग की मेजरमेंट बताता है। यहाँ डैम्पिंग की मेजरमेंट कम है ना, लो डैम्पिंग है, यहाँ हाई डैम्पिंग है, विड्थ से ही मालूम चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद